लेट्स माइक सारा दिन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं अनंत मिश्रा। आज बात करेंगे हम विविधता में एकता की। जी हाँ, 145 करोड़ का ये देश विभिन्न विविधताओं से भरा हुआ है। भौगोलिक विविधताएं, जातीय स्तर पर समीकरण, खान पान में अलग अलग तरीके से रहन सहन, बोली, रीति रिवाज। कहने का मतलब है कि 145 करोड़ का देश में अनेक तरह की विविधताएं हैं, लेकिन इसमें एकता का समावेश भी है। हम राज्यों में अलग तरीके से व्यवहार करते हैं और जब केंद्र सरकार होती है तो अलग तरह से व्यवहार होता है वहां पर। लेकिन पिछले दिनों मैं कहूं कि 10 मई से और 10 जून 2025, जी हाँ, इस एक महीने में भारत की विविधता में एकता का एक नया स्वरूप देखने को मिला। देशवासियों को भी और दुनिया के दूसरे मुल्कों को भी, जो ये मानते थे कि भारत अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ है, अलग अलग तरीके से काम करता है, जातीय समीकरण, राजनीतिक समीकरण, सरकार के लिए जोड़ तोड़, इसमें यहाँ पर जो एकता होना बहुत संभव नहीं है। इस बात को पूरे भारत ने और खास करके भारत के राजनीतिक दलों ने झूठ साबित करके दिखाया। पहलगाम की घटना के बाद जो कुछ भारत और पाकिस्तान के बीच टकराव हुआ, एक नया दौर शुरू हुआ फिर से टकराहट का। युद्ध तो नहीं हुआ, लेकिन युद्ध जैसे हालात बने। एयर स्ट्राइक भारत ने की और 3 दिन बाद जब पाकिस्तान पूरी तरह पस्त हो गया तो उसने एक तरीके से सरेंडर कर दिया भारत के सामने और दुनिया में गुहार लगाई कि हमें भारत से बचाओ बचाओ बचाओ। भारत भी बुद्ध का देश है, शांति प्रिय देश है, हिंसा नहीं चाहता। भारत ने भी 10 मई 2025 को सीज फायर का ऐलान किया। लेकिन इस 10 मई से और 10 जून के बीच में एक महीने में जो भारत में एक राजनीतिक रूप से जागरूकता देखी गई, राजनीतिक रूप से एक एकता देखी गई, जो बहुत कम मौकों पर देखने को मिलती है, उसने पूरे देश को आश्चर्य में डाल दिया। क्योंकि बहुत से मुद्दों पर, चाहे संसद में हम देखें, चाहे सड़क पर देखें और चुनाव के समय देखें, राजनीतिक दलों और इनके शीर्ष नेताओं के बीच एकता का हमेशा अभाव देखा गया है। या यूं भी कह सकते हैं कि राजनीतिक टकराव इस हद तक पहुंच जाता है कि व्यक्तिगत रिश्ते उसमें सिमट जाते हैं। लेकिन इस 10 मई के बाद जो केंद्र सरकार ने एक निर्णय लिया कि पाकिस्तान सालों से कश्मीर में आतंकवाद की घटनाएं करता है, देश के अलग अलग हिस्सों में अपने आतंककारियों को भेजता है और दहशत का माहौल बनाता है, कितने लोगों की, अनगिनत लोगों की जानें गई। तो भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसका जवाब देने के लिए एक नई योजना बनाई। योजना ये कि अभी तक पहले सरकार के प्रतिनिधिमंडल जाते थे संयुक्त राष्ट्र संघ में, बड़ी महाशक्तियों के बीच और दूसरे देशों के बीच अपनी बात रखते थे, उनको डोजियर देते थे, उनको फोटो इंटेलिजेंस इनपुट देते थे कि पाकिस्तान ने हमारे साथ ये किया, इस तरह घुसपैठ की, इस तरह विस्फोट कराए। लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी सरकार ने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों का गठन किया। 6-7 प्रतिनिधिमंडल बनाए। उसमें कुछ का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी ने किया, कुछ का कांग्रेस ने किया, कुछ का अन्य दलों ने किया। और सभी प्रतिनिधिमंडल में सभी विचारधारा के दलों का समावेश किया गया। पहले भी ऐसा हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये पहली बार ऐसा हुआ है, लेकिन आज के दौर में जब विविधता इतनी है, राजनीतिक टकराव इतने हैं, उसके बीच में केंद्र सरकार का ये दलों का गठन करना, ठीक है, उसको लेके छोटे मोटे विवाद हुए कि किसको भेजा जाए, किसको नहीं भेजा जाए, कुछ राजनीतिक दलों की आपत्तियां भी आई। और लेकिन बाद में जब प्रतिनिधिमंडल गए तो उन्होंने पूरे विश्व के सामने भारत का वो पक्ष रखा जो शायद अब तक उस रूप में नहीं पहुंच पाया। उन्होंने पाकिस्तान के एक एक जो कायरतापूर्ण हमले हैं जो आतंककारियों के माध्यम से किए, उनकी भी खबर दी। पाकिस्तान में चल रहे अड्डों की भी खबर दी कि जो आतंककारी प्रशिक्षण केंद्र वहां चलते हैं, उनकी जानकारी भी दी। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि 10 मई के बाद में और जब तक ये प्रतिनिधिमंडल लौट के आए, कोई 8 दिन में, कोई 10 दिन में, कोई 12 दिन में, सबका इन्होंने की पहले विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात हुई
अपनी अपनी उन्होंने बात बताई सारी कि हमने ये रखा, विदेशों में हमसे ये कहा गया, ये सवाल पूछे गए। कल मतलब 10 जून को प्रधानमंत्री आवास पर इन सभी जो प्रतिनिधिमंडल में शामिल सांसद, राजनीतिक या कूटनीतिक जो भी लोग थे, उनकी एक बैठक हुई। घंटों उसमें विचार विमर्श हुआ कि हमको क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, आगे कभी ऐसी परिस्थिति हो तो क्या सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जाए तो उसमें कौन जाए, किस तरह अपनी बात रखे। और उसके बाद फिर रात्रि भोज के साथ इसका समापन हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि मौके अनेक पहले भी आए संकट के, जब देश पे संकट आया, लेकिन उस समय राजनीतिक दलों की भाषा अलग अलग थी। इस बार भी जब आपको याद होगा 10 जून को जब अचानक सीज फायर का संदेश आता है, बहुत से लोगों को लगा कि शायद केंद्र सरकार को घेरने का ये अच्छा मौका है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के भी मन में लगा कि नहीं, ये अचानक से क्यों सीज फायर का ऐलान किया, क्या हम किसी के दबाव में आ गए। लेकिन 10 मई से और 10 जून के बीच जो केंद्र सरकार ने, और उसमें मैं मानूंगा कि विभिन्न राजनीतिक दलों का भी सहयोग था, जिस तरह देश के साथ खड़ा रहने की उनकी एक भावना थी, वो परिलक्षित भी हुई, भावना दिखी भी। तो कल जब 10 जून को प्रधानमंत्री आवास में एक बैठक हुई, तो वो कोई राजनीतिक दलों की बैठक नहीं लगी। वो लगी कि पूरे देश के जो राजनीतिक दल हैं, वो एक मंच पर देश की बात करने आए हैं। और सभी ने कहा कि भारत से बाहर निकलते ही हमारे मन में न हमारी पार्टी का सवाल था, न व्यक्ति का सवाल था, न नेता का सवाल था तो देश का था। देश की बात को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किस तरह पहुंचाई जाए। तो जो ये नया संदेश निकला है 10 मई से 10 जून के बीच, देश उम्मीद करता है कि ये संदेश आगे भी इसी तरह प्रसारित होता रहे। जब भी कोई संकट देश पे आता है तो पूरा देश, देश की जनता और खासकर राजनीतिक दल और उसके नेता सरकार के साथ, और सरकार उन राजनीतिक दलों के साथ उनको विश्वास में लेकर काम करे तो बेहतर नतीजे निकल सकते हैं। परंपरा कायम रहती है या नहीं रहती है, ये आगे देखने का विषय होगा, क्योंकि राजनीति में जो कुछ आज दिख रहा है वो कल नजर आए जरूरी नहीं। लेकिन हाँ, इसी तरह की एक जो घटना है, जो विविधता में एकता और राजनीतिक दलों के एकात्मवाद का जो परिचय जिसने दिया 1994 में, जी हाँ, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। और 1994 में पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर मुद्दे को लेकर भारत के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव पेश किया। उसमें यह कहा गया कि भारत कश्मीर में दमन कर रहा है कश्मीरियों का, और कश्मीर स्वतंत्र रूप से हो जाना चाहिए, जैसे कि उसकी पुरानी मांग थी। पीवी नरसिम्हा राव ने एक प्रतिनिधिमंडल भेजने का निर्णय किया, और आश्चर्य की बात, और जो ऐसा साधारणतया नहीं होता था, नरसिम्हा राव ने तत्कालीन विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को उस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सौंपा। और उसके अंदर फारूक अब्दुल्ला थे, सलमान खुर्शीद थे, और 3-4 सांसद थे, और सरकारी अधिकारियों की एक टीम संयुक्त राष्ट्र गई। और वहां लंबी चौड़ी बहस हुई, और जो पाकिस्तान के मंसूबे थे, वो पाकिस्तान के मंसूबों को उस प्रतिनिधिमंडल ने पूरी तरह फेल किया। और जब प्रतिनिधिमंडल वापस भारत लौट के आया तो उसका शानदार स्वागत किया गया, और एक पूरे देश में संदेश गया कि संसद के अंदर, सड़क के अंदर, चुनाव के अंदर हम अलग अलग राजनीतिक दल अलग अलग चुनाव चिन्हों से चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, हारते हैं, लेकिन जब राष्ट्र की अस्तित्व पे, अस्मिता पे कोई सवाल आता है तो सभी दल एक है। ये कहानियां 78 साल में कुछ दोहराई गई, कुछ कभी कैसे संयोग हुए। एक संयोग और है ऐसा, 1991 में जब राजीव गांधी की हत्या हो गई, उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी ने, जो उस समय विपक्ष में थे, उन्होंने किस्सा सुनाया। संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी, हल्के फुल्के मजाक भी करते थे पत्रकारों के साथ, और स्वयं उन्होंने पत्रकारिता से अपना जीवन शुरू किया था, तो पत्रकारों से उनके बहुत घनिष्ठ संबंध थे। तो एक मौके पर जब पत्रकारों से उन्होंने, वाजपेयी ने खुद कहा कि मैं आज जिंदा हूं तो राजीव गांधी की वजह से। ये किस्सा उन्होंने राजीव गांधी की हत्या के बाद सुनाया था। उन्होंने उदाहरण दिया कि 1988 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, और एक बार उनकी जो किडनी में कोई प्रॉब्लम हो गई वाजपेयी जी के, उनकी पहली एक बार किडनी में पहले भी उनका इलाज हुआ था, राजीव गांधी को ये पता चला
कि वाजपेयी जी की किडनी में कोई प्रॉब्लम है। तो उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया और जो प्रतिनिधिमंडल था उसके अंदर वाजपेयी जी को समाहित किया और अधिकारियों को निर्देश दिया कि जब तक ये न्यूयॉर्क में रहें, चाहे 2-4-5 दिन और ज्यादा रुकना पड़े, लेकिन इनको वाजपेयी जी को ये आभास नहीं होना चाहिए कि सरकार इनको और वहां रोक रही है ताकि ये अपने ढंग से इलाज करा सके। और जब वाजपेयी जी वहां रुके, जितना समय रुकना था उससे शायद ज्यादा रुके, उन्होंने अपना इलाज कराया और पूरी तरह स्वस्थ होकर जब लौटे तो बाद में उनको इस चीज का पता चला कि राजीव गांधी ने ये सारा इस तरह से प्लानिंग की ताकि अटल बिहारी वाजपेयी के स्वास्थ्य संबंधी जो समस्या है उसका समाधान अमेरिका में हो सके। तो ये जो किस्से हमारी राजनीति में, आज टकराव की राजनीति में इस तरह के जो किस्से हैं, ये निश्चित रूप से ये दर्शाते हैं कि बहुत कुछ टकराव होने के बाद भी राजनेताओं में अभी भी एक मानवीय पहलू का पक्ष है। 1971 की बात, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। भारत ने बांग्लादेश का एक नए राष्ट्र का निर्माण कराया पाकिस्तान से तोड़ के, और उस समय जब 93,000 सैनिकों को पाकिस्तान के भारत ने बंदी बना लिया, और बहुत उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, कांग्रेस की सरकार थी, और देश में बहुत इंदिरा गांधी की वाहवाही हुई कि शेरनी की तरह इंदिरा गांधी लड़ी, इंदिरा गांधी ने छक्के छुड़ा दिए पाकिस्तान के। तो एक बार अटल बिहारी वाजपेयी, जो उस समय जनसंघ के नेता हुआ करते थे, उन्होंने इंदिरा गांधी को दुर्गा का अवतार कहा। जनसंघ में शामिल कुछ नेता जो थे, जो कट्टर विचारधारा के थे, कट्टर विचारधारा को लेकर थे, उन्होंने प्रतिरोध भी जताया बाद में दबे शब्दों में कि अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा जी को दुर्गा का अवतार कहा, इससे तो उनकी लोकप्रियता बढ़ जाएगी। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, मेरे लिए दल बाद में है, पहले देश है, पहले देश फिर दल फिर मैं। ये नेता अक्सर इस जुमले का इस्तेमाल करते हैं कि पहले उनके लिए देश है, फिर दल है, फिर वो स्वयं है। लेकिन अनेक मौकों पर ये जो जुमला है, ये जो कहावत है, ये जो मुहावरा है, ये टूटता हुआ नजर आता है। लेकिन 10 मई से 10 जून की घटना सिर्फ भारत के लिए नहीं, भारत के लोगों के लिए नहीं, भारत के राजनीतिक दल और उसके नेताओं के लिए नहीं, विश्व के लिए भी एक नया संदेश है कि जो भारत दुनिया में एक उभरती ताकत बन रहा है, वो कितने भी विरोधाभास हो राजनीतिक हमारे, लेकिन उन विरोधाभासों को दरकिनार करके भारत जब जरूरत पड़ेगी तो एकजुट खड़ा है और पूरी दुनिया को ये संदेश देने की कोशिश की। और खासकर पाकिस्तान कि आपने जो ये एक 3 दिन का 7-8-9 मई का जो दृश्य देखा था, ये एक ट्रेलर है और ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ है, और फिर पाकिस्तान ने ऐसी घटना की, ऐसी हरकत की कायराना, तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं, देश उम्मीद करता है कि विविधता में एकता का जो ये नया फूल खिला है, इसकी खुशबू पूरे देश में इसी तरह महकती रहे, और राजनीतिक दल देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए उसी तरह के निर्णय लें जिससे देशवासी प्रसन्न रहें। जब बात एकता की चल रही है तो आज दूसरा मुद्दा भी एकता पे ही अगर किया जाए तो ज्यादा ठीक है। आज 11 जून है। राजेश पायलट, कांग्रेस के दिग्गज नेता, केंद्र में मंत्री रहे, पहले सेना में थे, एयरफोर्स में थे, उसके बाद वो राजनीति में आए और लंबे समय तक उन्होंने राजनीति की। भरतपुर से भी सांसद रहे, दौसा से भी सांसद रहे, और देश के कद्दावर कांग्रेस के नेताओं में उनकी गिनती होती थी। 11 जून के दिन 2000 में एक सड़क दुर्घटना में उनका निधन हो गया। हर बार दौसा जिले में जो स्थल है, स्मारक स्थल उनका, वहाँ हर साल उनकी पुण्यतिथि पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाता है। हर राजनीतिक दल के, उसमें कांग्रेस के भी, बीजेपी के भी, और तमाम समाज के लोग उसमें इकट्ठा होते हैं और राजेश पायलट के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। लेकिन इस बार 25वीं जो पुण्यतिथि है, वो एकता के लिए एक नया संदेश कांग्रेस में भी लेके आई। वहां 2 धुर विरोधी, राजेश पायलट के पुत्र सचिन पायलट, जो केंद्र में मंत्री भी रहे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, और उनकी गिनती भी देश के कांग्रेस के युवा वरिष्ठ नेताओं में होती है। और दूसरे अशोक गहलोत, 15 साल राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में भी वो मंत्री रहे, महासचिव रहे, और बहुत से राज्यों में चुनाव जिताने के लिए पार्टी ने उनका उपयोग किया, जिसमें वो खरे भी उतरे।
तो अशोक गहलोत का श्रद्धांजलि सभा में आज जाना, और ना सिर्फ जाना, जब उनसे पूछा गया कि आप लोगों की टकराहट होती है, टकराव है, आप आ गए, बोले हम दूर कब थे। ये राजनेताओं में जो एक संदेश देने की प्रक्रिया होती है, सब जानते हैं। जब कांग्रेस सत्ता में थी, अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, तो एक दौर ऐसा भी आया था जब कांग्रेस के कुछ असंतुष्ट विधायक सचिन पायलट के नेतृत्व में 15-20 दिन, 30 दिन करीब राजस्थान से बाहर रहे। वो हरियाणा में भी रहे और जगह भी रहे, और राजस्थान सरकार के जो कांग्रेस के विधायक थे, मंत्री थे, वो भी अलग अलग होटलों में रहे, क्योंकि उससे पहले कर्नाटक और मध्य प्रदेश, वहां ऑपरेशन लोटस चला था, और दोनों राज्यों में बहुमत में होते हुए कांग्रेस की सरकार धराशायी हो गई। राजस्थान में भी जब ये कुछ विधायक, असंतुष्ट कांग्रेस के विधायक बाहर गए, तो एक आशंका बनी कि कहीं राजस्थान में भी तो ऑपरेशन लोटस नहीं चल रहा है, इसके कुछ विधायक पार्टी छोड़कर या इस्तीफा देके सरकार को गिरा दे और दूसरी सरकार बन जाए। लेकिन 1 महीने तक तनातनी का खेल चला अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच। शब्दों के बाढ़ भले ना चले हों, लेकिन इशारों में दोनों जो खेमों के नेता थे, उन्होंने अपनी अपनी बात रखी, और मतलब ये निकाला गया कि सचिन पायलट जो खेमा है, शायद वो सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है, या अपनी बात को मनवाने के लिए ये दबाव बना रहा है। बाद में वो पटाक्षेप हुआ, विधायक वापस लौट के आए, और सचिन पायलट महासचिव बने, केंद्र में उनको एक राज्य की जिम्मेदारी मिली है। अशोक जी राजस्थान की राजनीति में अभी रमे हुए। तो जब खास बात यह है कि 2 दिन पहले सचिन पायलट खुद अशोक गहलोत के घर गए और उनको श्रद्धांजलि सभा में आने का निमंत्रण दिया। अशोक गहलोत ने उस निमंत्रण को स्वीकार किया। न सिर्फ स्वीकार किया, बल्कि दोनों ने एक साथ खड़े होकर मुस्कुराते हुए फोटो भी खिंचाई। और आज जब अशोक गहलोत वहां पर गए हैं दौसा में श्रद्धांजलि सभा में, तो एक मैसेज दिया उन्होंने कि कांग्रेस में गुटबाजी नाम की कोई चीज नहीं है। कांग्रेस खेमे के विधायक भी वहां गए, सभी भी एक खेमों के विधायक गए, अशोक गहलोत भी थे, सचिन पायलट थे, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी थे, और विधानसभा में विपक्ष के नेता टीकाराम जूली, और बड़ी संख्या में विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व प्रधान। और वहां जो जमावड़ा हुआ, वहां जो एक गैदरिंग हुई, उसने कांग्रेस की जो गुटबाजी है लंबे समय से चली आ रही है, और ये माना जाता था कि राजस्थान में एक गहलोत खेमा है और एक सचिन पायलट खेमा है। तो आज जब दोनों श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से एक मंच पर आए हैं, तो ये एकता कहाँ तक आगे जाएगी, और इस एकता का असर न सिर्फ कांग्रेस में राजस्थान की राजनीति पे पड़ेगा, बल्कि देश की राजनीति पे भी इसका असर पड़ेगा। आज ये सभी लोग मानते हैं, चाहे वो कांग्रेस के नेता हों या भाजपा के नेता हों, कि अशोक गहलोत का जो राजस्थान की राजनीति में कद है, उसका मुकाबला शायद ही कोई कर पाए। 3 बार लगातार, 3 बार 5-5 साल के लिए मुख्यमंत्री रहना, और सुखाड़िया के बाद वो दूसरे ऐसे नेता हो गए हैं कि जो इनको 15 साल राजस्थान में सरकार चलाने का मौका है, संगठन का बड़ा मौका है। और दूसरी तरफ सचिन पायलट जो युवा है अभी अशोक गहलोत की तुलना में, और उनके सामने राजनीति की अभी अपार संभावनाएं हैं। आने वाले दिनों में बंगाल में, बिहार में, तमिलनाडु में, केरल में चुनाव होने हैं, उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश, पंजाब है, गोवा है, उत्तराखंड, अलग अलग राज्यों में चुनाव होने, और दोनों नेता अलग अलग राज्यों में चुनाव की पार्टी के लिए कमान संभाल चुके हैं और उसके रिजल्ट भी दे चुके हैं। तो श्रद्धांजलि सभा पर आज जो ये दोनों नेताओं का एकात्म हुआ है, एका हुआ है, एक मंच पर नजर आए हैं, वो कार्यकर्ताओं के लिए भी संदेश है और पार्टी आला कमान के लिए भी संदेश है कि हम दोनों एकजुट हैं, और ये एकजुटता पार्टी को अपने आने वाले समय में और अच्छे परिणाम दे, इसकी उम्मीद कांग्रेस के कार्यकर्ता निश्चित रूप से कर रहे होंगे। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic.
Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mic.